यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 एनसीईआरटी का। चैप्टर 4 का नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। मैं 3 पार्ट करा चुका हूं, बड़ा सेक्शन है ये, तो इसलिए मैंने तोड़ तोड़ के करा रहा हूं ताकि समझा पाऊँ और आप भी इसे समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, हमने सब कुछ देखा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लैंगिक आधार पर हमने देखा है। परिचय में भी हमने देखा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। निजी और सार्वजनिक विभाजन क्या होता है हमने ये जाना। ठीक है, इसके आधार पर हमने और कुछ कुछ जाना कि जिस तरह भारतीय समाज में हमने देखा कि धर्म के आधार पर लोग बटे रहते हैं, तो उसी धर्म धर्म को हम यदि राजनीतिक पहनावा पहना दे तो सांप्रदायिक रूप धारण कर लेता है। फिर एक और हमने देखा कि जाति व्यवस्था पूरे दुनिया में क्या होता है कि धर्म पर या फिर नस्ल या भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन होता है, लेकिन भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर जाति के आधार पर विभाजन होता है। फिर जाति किस तरह भारत के राजनीति को प्रभावित करती हैं, दंगे हो जाते हैं, यहाँ पर भेदभाव होते हैं, ऊंच नीच होते हैं। हमने यहाँ भी देखा जब व्यवसाय आते हैं तो एक ही व्यवसाय के अलग अलग जाति के लोग हो सकते हैं, लेकिन जब पारंपरिक प्रतिनिधित्व का बात आता है तो उस समय नहीं होते, एक सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर भी देखा महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। इस जगह पर हमने इस सेक्शन में देखा था कि महिलाओं का जो आरक्षण का बात है स्थानीय स्तर पर 1/3 आ चुका है, लेकिन अभी भी राज्य विधानसभाओं में और संसद में, पार्लियामेंट में अभी भी उसके बिल को लटका के रखा गया 10 साल से। तो यहाँ एक डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि पुरुष नेता सारे महिलाओं के अधिकार के लिए रोक के रखे हैं इसे। ठीक है, तो आगे क्या है, क्या पढ़ना है, मैंने कहाँ तक पढ़ाया था हम देख लेंगे। वीडियो यदि आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया था, वहाँ जाकर आप जरूर देखिएगा। धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, जाति राजनीति की बात, वन व्यवस्था क्या होता है। वन व्यवस्था मैंने बता दिया था कि जब हमारा समाज को 4 स्तरों में बांट दिया गया तो वो क्या एक क्रम लगा देते हैं, पहले वो होंगे, उसके बाद वो, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद वो, मतलब पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो इस व्यवस्था को जाति व्यवस्था, इस तरह के जाति व्यवस्था को हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने ये वाला सेक्शन छोड़ दिया था, मैं यहाँ पर आज करा दूंगा ये सेक्शन। ठीक है, यही वाला छूटा हुआ था ना, हाँ ये छूटा हुआ था। और मैंने कहाँ तक करा दिया था, मैंने, हाँ मैंने ये भी सेक्शन छूटा हुआ है, ये भी आज मैं करवा दूंगा। ठीक है, फिर मैं, हाँ यहाँ तक करा दिया था मैंने। ठीक है, यहाँ तक मैंने करा दिया था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जाति के अंदर राजनीति क्या भूमिका निभाती है। ठीक है, तो चलिए मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये वाले सेक्शन से। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहाँ चला गया वो सेक्शन, ये पेज को मूव करते, हाँ चलिए यहाँ से, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आगे के वीडियोस आप जो प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देखिएगा क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। सबसे पहले कहता है, ये जूम आउट ठीक है ना, नहीं तो वीडियो एडिट में कट ना जाइए। चलिए सब कुछ ठीक है। कहता है भारत में सामाजिक और धार्मिक विविधता। अब हम लोग देखें, धर्म पर आधार पर देखें, भाषा के आधार पर देखें, लिंग के आधार पर देखें। महिलाओं को वैल्यू उतना नहीं दिया जाता, हमने ग्राफ में भी देखा कि ना, है ना, कि महिलाओं का काम करने के घंटे अधिक होते हैं, पुरुषों के कम होते हैं, फिर भी महिलाओं के काम को दर्जा कम दिया जाता है। इवन जब उनके सैलरी का बात आता है, जब डेली वेजेस का बात आता है, वहाँ भी उन्हें कम पे किया जाता है ना, हम सब नहीं देखा। तो अब हम देखेंगे कि जो सामाजिक और धार्मिक विविधता भारत में वो कैसा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। कहता है जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्जा दिया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि, आपको समझ में आ रहा है मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर से मैं पढ़ रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता तो फॉर्म में भी इसे वैसा ही दर्ज कर दिया जाता है। में विभिन्न इसी कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट से देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी उनके अनुपात का पता चलता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होता है। 2011 में जनगणना हुआ था, अब की बार 2021 में होना था, 2020-21 में, लेकिन कोरोना के कारण मामला कुछ गड़बड़ हो गया है ना। देखिए लेट तो होगा ही होगा,
देखिए क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर क्या है, जब जनगणना होता है तो आपकी संख्या के साथ साथ आपकी जाति धर्म भी पूछी जाती है, लिंग पूछा जाता है, आपका व्यवसाय भी पूछा जाता है। यदि आप कहते हैं कि हम फलाने धर्म से संबंध रखते हैं तो उस रिपोर्ट उस फॉर्म में आपका धर्म भी लिखा जाएगा। यदि आप कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, किसी धर्म को नहीं मानते, तो फॉर्म में वो भी मतलब पॉइंट आउट किया जाता है। क्लियर है। तो एक नीचे एक रिपोर्ट दिया गया है, वो रिपोर्ट को हम देखेंगे क्या बताता है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय की आबादी कितना है। तो ये रिपोर्ट दिया हुआ 2011 का है, ठीक है। क्लियर है, ये 2011 का है। तो यहाँ पर दिखाया गया है हिंदुओं का 79.8% पॉपुलेशन है, मुसलमानों का 14.2 है, ईसाई का 2.3 है, सिख का 1.7 है, और अन्य जो भी है पारसी बौद्धिस्ट जैन जो भी बसते हैं उनका 2% आता है। लेकिन मैं पर्सनल टच बताऊं तो ये रिपोर्ट मुझे सही नहीं लगता है। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, बट हमें पढ़ना है। मैं तो नहीं मानता हूँ इसे, लेकिन पढ़ना तो मुझे पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार की ये रिपोर्ट है, ठीक है। क्यों नहीं मानता हूँ आपको कभी और बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आगे चलता हूँ मैं, क्या कहता है आगे यहाँ लिखा हुआ है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। आज़ादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफ़ी बड़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा नहीं बदला। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। कहने का मतलब 1961 की जो जनगणना हुई थी उसके रिपोर्ट के अनुसार जो हिंदू जैन और ईसाई इनकी पॉपुलेशन जिस ग्रोथ रेट से इंक्रीज कर रहा था, वो ग्रोथ रेट उतना तेजी से नहीं भाग रहा है। इट मीन्स भाग तो सब रहा है, जनसंख्या बढ़ सब रही है, लेकिन उस रेशियो से नहीं बढ़े जिस तरह पहले बढ़ रहे थे। लेकिन कंपेयर किया जाए मुसलमान और सिख का, बौद्धों लोग का, बौद्ध धर्म का, इसका ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है। बढ़ तो सभी का रहा है बट इनका ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, रेशियो के हिसाब से। आगे कहता है आम एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, इसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी समिति प्रधानमंत्री ने मतलब समिति का गठन किया? जनगणना के हिसाब, जनगणना के नापने के लिए, जनगणना करने के लिए मुसलमानों के आधार पर, हिंदुओं के आधार पर, अन्य धर्मों के आधार पर, खास करके मुसलमानों के लिए टॉपिक उठ रहा है तो मुसलमानों के लिए है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सिलेक्शन सच्चर समिति के नाम से जाना जाता है। आगे मैं पढ़ता हूँ। उच्च स्तरीय समिति में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उच्च स्तरीय समिति के आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़कर 3 से 4% तक ही रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है, सोसाइटी का नजरिया बन गया है कि एक समय ऐसा आएगा कि मुसलमानों का जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे अन्य धर्मों की जनसंख्या कम पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, मतलब कमेटी बनाई। कमेटी का नाम क्या था? सच्चर समिति, क्योंकि उसके अध्यक्ष सच्चर थे, ठीक है। सर सच्चर बोली जाए, श्री सच्चर पूरा नाम है, भूल रहा हूँ, मैं बता देता है, ठीक है। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? 2-3 से 4% ही बढ़ेगा। लेकिन एक बात आप बताइए, ये आज के कंटेक्स्ट में मत पढ़िएगा, क्योंकि ये कंटेक्स्ट कहाँ से कंपेयर कर रहा है? तो 1961, 62, 72, 73 के रिस्पेक्ट में, करंट का ये सेंटेंस नहीं है। अभी हाल का सच्चर समिति हाल में नहीं आई थी, है ना, पुराना रिपोर्ट है ये। लेकिन ये रिपोर्ट के अंतर्गत यदि हम 2011 की जनगणना भी देखें तो इस बार जो रिपोर्ट आएगा 2021-22 की जो जनगणना होगी उसमें हमें पता चल जाएगा कि 2011 से 2021 तक में इस 10 साल का रेशियो में कितना डिफरेंस आता है, तो वो करंट रिपोर्ट होगा, ठीक है। फिलहाल हम नीचे वाला जो डेटा है उसी पर हम फोकस करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। मैं बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ तो टाइम जाता ही है। आगे चलता हूँ। आगे क्या करना है इसे आप देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति, इसमें मतलब ओवरऑल ये समझाया गया है कि ओबीसी का कंटेंट किया गया, कोट किया ओबीसी पर, ठीक है। एससी एसटी पर कोट किया हुआ कि उनका जनसंख्या कितना है कितना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टारगेट किया 2011 की जनगणना में। लास्ट लाइन क्या कह रहा है कि 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% है। ये सब रिपोर्ट याद रखिएगा, पॉइंट आउट कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे क्या कहता है? आगे एक छोटा सा एक और कंटेंट है, यहाँ पर कहता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2005 का अनुमान है कि आबादी करीब 41% है। किसकी आबादी? पूरे देश की।
इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलो, तो हाँ, पिछड़ी जनजाति, यही जाति हूँ, वही मैं ओबीसी के बारे में जो बोल रहा था, ठीक है। उनके अनुमान से पूरा रिपोर्ट कहता है कि 21% लगभग हमारे यहाँ क्या है, ओबीसी का जनसंख्या। अब ये ओबीसी SC ST आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो 41% हमारे देश में, ठीक है। तो ये सेक्शन मैंने करा दिया था, ये भी मैंने करा दिया था। एक ये बचा हुआ है, ठीक है, जातिगत असमानता क्या है। जातिगत असमानता हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा कंटेंट के रूप में है, मैं पढ़ ही देता हूँ, देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। कहता आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है, क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित द्विज द्विज मतलब समझ रहे हैं ना, उच्च जाति का रूप ले दे सकते हैं आप, ठीक है। द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई है, पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घटाने की स्थिति में बनाए रखा है, उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरी है। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर जो जातीय असमानता है, किस प्रकार की असमानता थी। तो पहले क्या था कि कुछ निम्न जाति लोगों को अधिकार नहीं था जमीन रखने का, लेकिन क्या है कि उच्च जाति लोगों को अधिकार था, प्लस शिक्षा भी वो पा सकते थे। तो ये बोल रहा है कि आज़ादी के बाद भी और जो संवैधानिक प्रावधान आए हैं उनके बाद भी ये भेदभाव आज भी है, देखने को मिलता है। प्लस ये भेदभाव एक अलग रूप भी धारण कर रहा है। अब रूप कैसे धारण कर रहा है मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कुछ उच्च जाति का कोई एक व्यक्ति है, अब उन्हीं के परिवार में दो लोग हो गए हैं, ठीक है। एक का आर्थिक स्तर ऊंचा हो गया, एक का आर्थिक स्तर नीचा हो गया। तो क्या हो गया, एक ही जाति के रहते हुए देखिए ऊपर ऊंचा नीचा पॉइंट ऑफ व्यू मिला, इनका लिविंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, उनका लिविंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, है ना। तो भेदभाव वहां पर पनपना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ऑफिस वगैरह में भेदभाव देखे जाते हैं, ऐसा मान्यता है, ठीक है। आगे कहता है, निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफी बदलाव आया है। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था। तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी, यहाँ पर क्या है ये, मुझे ना इसका ना बड़ा दिक्कत है यार। हाँ, कोई अमीर आदमी बामुश्किल ही मिलता था। मतलब पहले कहा जा रहा है कि जो ऊंची जाति के लोग थे, अब क्या हो गया, मैंने जो अभी समझाया ना कि एक ही हैसियत वाले, एक ही जाति वाले क्या हो गए, आर्थिक स्तर पर ऊंचे नीचे हो गए। और पहले क्या होता था कि नीचे वाले नीचे ही रहते थे, ऊपर वाले ऊपर रहते थे। और पहले सॉरी, पहले क्या था कि नीचे जाति वाले लोग आर्थिक स्तर पर मजबूत हों ये देखना मुश्किल होता था, नहीं मिलते थे वो लोग, ठीक है। आगे कहता है, यहाँ पर जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है, आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब सर्वेक्षण कहता है कि आर्थिक स्तर भी सामाजिक भूमिकाएं बहुत बड़ा रोल निभाती है। भले ही आपकी जाति एक हो, लेकिन आर्थिक स्तर यदि ऊंचा नीचा हो जाता है तो आप में असमानताएं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कुछ पॉइंट आउट किया हुआ है, क्या है पॉइंट इसके, देखता हूं मैं, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर औसत आर्थिक हैसियत। अब क्या औसत समझ गए ना, ठीक है। अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित तथा आदिवासी की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियां बीच की स्थिति में हैं। मतलब वो कह रहा है कि ऊंची जाति वालों का आर्थिक स्तर ऊंचा है, यहाँ पर है, ठीक है, इस स्तर पर है। ओबीसी वालों का क्या है, यहाँ तक है, ठीक है। और जो SC ST वाले या पिछड़ी जाति का उनका आर्थिक स्तर यहाँ तक है। तो आप समझ रहे हैं ना, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया ABC और 1 2 3, ऐसा मैच हो गया है। क्लियर, ये मैंने जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो आर्थिक स्तर आज भी यही है बना हुआ जो पहले था, कुछ कुछ सुधरा है बट पूरी तरह नहीं सुधरा। आगे कहता है, एक दूसरा पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहा है, हर जाति में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता में, मतलब सरकारी गरीबी रेखा के नीचे, जिसे BPL भी हम लोग कहते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन,
ठीक है। जीवन बसर करने वालों में ज़्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। इसी मामले में भी पिछड़ी जातियों के लोग बीच की स्थिति में हैं। यहाँ भी वही चीज़ कहने का मतलब है जो अभी मैंने डायग्राम बताया कि आर्थिक स्तर या दरिद्रता या फिर बीपीएल का यदि हम बात करें तो जो नीची जाति वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या बीपीएल में आज भी अधिक है इन कंपेरिजन ऊंची जाति के वाले लोगों में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बीच का भी मैं हटा रहा हूँ तो ए और सी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। बी मैंने ओबीसी वालों के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या मिडिल फैमिली वालों के लिए मैं रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है, आगे चलता हूँ मैं। आगे एक और पॉइंट यहाँ पर दिया गया, आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं पर यहाँ भी ऊंची जाति वाले को अनुपात बहुत ज़्यादा है। तो इनका एक रेशियो दिया हुआ है, क्या है आप इसे देखिएगा। ये रिपोर्ट है आपको 99/2000 का, ठीक है, ये रिपोर्ट है 99/2000 का। देखिएगा आप इसमें क्या दिखाया गया है, चार्ट पढ़ लीजिएगा, हो सके तो सवाल आपसे पूछ सकता है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर मतलब खर्चे जो वेजेस हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं, शहरी और ग्रामीण वेजेस क्या है, खर्च वगैरह उनका ये रिपोर्ट दिया गया। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 55वां है, कितना 99/2000 का है। क्लियर है, आगे चलता हूँ मैं, क्या है ये दो रिपोर्ट क्लियर है। अब एक लास्ट सेक्शन हमें यहाँ से स्टार्ट करना था, तो जाति के अंदर राजनीति। अब जाति के अंदर राजनीति मतलब जाति भले ही एक हो, अब उसके अंदर राजनीति होगा। क्या राजनीति होगा, देखिए होता क्या है कि अमीर लोग अलग पार्टी को वोट दे देते हैं, है ना, गरीब लोग अलग को देते हैं, बीच वाले लोग अलग को देते हैं, है ना। तो ये सब मिला जुला हो जाता है, जाति भले ही आपका एक हो। देखिए क्या कहता है, हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं फास्ट जा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, एक ही वीडियो है, फिर मैं धीरे से करूँगा, लंबा चैप्टर इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खत्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का आई थिंक बन चुका होगा, फिर भी चलता हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं, स्टार्ट करता हूँ। अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था बड़ी भाई अब कहाँ गया, और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यह चीज़ अनेक रूप लेती। कहने का मतलब ये कह रहा है कि हमने पूरा देखा कि राजनीति की कहाँ कहाँ भूमिका अपनी निभाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सिर्फ जाति ये जो जाति एलिमेंट है, ये जो तत्व आ रहा है, जो शब्द आ रहा है हमारे बीच में, ये जो शब्द आ रहा है जाति, ये सिर्फ राजनीति को ही प्रभावित नहीं करता है, ग्रसित नहीं करता है। ठीक है, जबकि राजनीति भी जाति को ग्रसित कर देता है, भेदभाव हो जाता है, एक ही जाति में भेदभाव हो जाता है राजनीति के कारण, है ना। अब जैसे मैं कह सकता हूँ, अभी देखिए आज इलेक्शन था बिहार में, ठीक है, तो कुछ लोग लालू प्रसाद यादव जी को वोट देंगे, कोई नीतीश सरकार को वोट देंगे, है ना, कुछ जो चिराग पासवान जी हैं उनको कोई वोट देंगे। तो एक ही जाति के लोग हो सके तो अलग अलग पार्टी को वोट देंगे, हो सके तो आर्थिक स्तर हो उनका। क्लियर बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं, तो आगे चलता हूं मैं। समझा रहा है कि वही जातिगत इसको भी प्रभावित करता है, जाति राजनीति को, राजनीति जाति को, मतलब एक ही कीचड़ में दोनों फंस जाते हैं जाकर, हैं, ग्रसित हो जाते हैं। चलिए आगे क्या कहता है देखते हैं। यहाँ पॉइंट आउट करके अब समझाने की कोशिश किया। कहता है हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर, एक मिनट यहाँ से कट रहा होगा आई थिंक, है ना, हाँ ठीक है, जातियों को छोटा या नीचा बताकर आपसे बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। मतलब यहाँ कह रहा है जो ऊपर नीचे था पहले उपजातियां मानती थी, मतलब जैसे वैश्य हो गया, वैश्य में क्या हो गया, बनिया बनिया, तो बनिया के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, शर्मा लोग आ जाते हैं, अग्रवाल आ जाते हैं, सेठ जी आ जाते हैं, है ना, और क्या मैं बोलूँ, बर्नवाल जी आ जाते हैं, ऐसे वर्मा जी आ जाते हैं, गुप्ता जी आ जाते हैं, ये लोग सारे क्या हैं। अब देखिए इसके एक अंतर्गत है ना, तो ये कह रहे हैं कि पहले लोगों में वैसी एकता नहीं थी, लेकिन अब क्या करते हैं, वोट राजनीतिक चक्कर में सब एक दूसरे को खींचने का कोशिश करते हैं, है ना। आगे कह रहा है चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है, और इसी तरह उनके बीच संवाद और मेल तोल होता है। पहले क्या था कि मान लीजिए आप सिर्फ एक समुदाय का सपोर्ट करेंगे, मान लीजिए
राजपूत समुदाय को कोई सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए, आप मुझे टारगेट मत करिएगा कि मैं एक पार्टिकुलर कास्ट के बारे एग्जांपल लेता हूँ, नहीं ऐसी कुछ बात है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई एक राजपूत पार्टी है, पार्टी का कोई मेंबर है, ठीक है, और वो सारी सिर्फ राजपूतों का वोट लेगा, तो दूसरी पार्टी वाले क्या करेंगे, वो तो बहुत लोगों का वोट उनको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ तो सिर्फ राजपूतों का वोट रहेगा, लेकिन यहाँ तो अलग अलग वोट बढ़ जाएगा ना, है ना। और प्लस ऐसा भी हो सकता है, ये हो सके तो सिर्फ अमीरों का हो, और ये हो सके तो ये गरीबों के लिए भी समर्थन करिए, है ना। तो ज़्यादा वोट किधर आ रहा है, मैंने लाइन ज़्यादा ड्रॉ कहाँ किया, इस वाले में किया, इसमें कम ड्रॉ किया, तो हो सके तो ये तो हार सकती है ना चुनाव, ये पार्टी। इसलिए वो क्या करते हैं कि ये एक पार्टी है, यदि यदि एक पार्टी राजपूतों का, तो ये क्या करेंगे, दूसरे समुदाय वालों को भी खुद की ओर खींचने का कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ एक ही समुदाय से वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए वो कह रहा है। इससे क्या होता है, मेल जुलाव भी होता है, तालमेल बनता है, भाईचारा भी आता है, ठीक है। तो नकारात्मक अभी तक पढ़े, तो सकारात्मक भी हमें दिखाई दे रहा है। आगे कहता है, राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगड़ा और पिछड़ा का मतलब जो उच्च आर्थिक स्तर पर हो गए, कुछ आर्थिक स्तर से नीचे हो गए, कुछ जाति के स्तर से ऊंचे माने गए हैं, कुछ जाति के स्तर से नीचे गए। तो इसमें क्या कि यहाँ भी राजनीति का एक अलग सा मतलब क्या, कूटनीति खेला गया, गेम चलता है यहाँ पे। अगड़ा जाति के हैं, वो पिछड़े जाति के हैं, बात समझ ना, आर्थिक स्तर पर भी ये चीज होता है, ठीक है। तो इसी तरह कहता है, इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है, और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीति पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत भिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। कहने मतलब यहाँ पर समझा रहा है कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनका भूमिका पहले नहीं होती थी, अब राजनीतिक पार्टियां क्या करती है कि इनको अपनी तरफ खींचती है, इनकी बात को सबके सामने रखती है ना, मतलब पार्लियामेंट में, विधानसभा में रखती है, ताकि इनका वोट भी ये ले सकें। बात समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ, क्लियर है ना। तो वो हिस्सेदारी मतलब उनका हिस्सेदारी लेते हैं ताकि वो राजनीति में आ सके, चुनाव जीत सके। तो इससे क्या होता है, राजनीतिक पार्टी के भी फायदे होते हैं, जो लोगों की मांग अब तक नहीं आई थी दुनिया के सामने, अब वो मांग भी आते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी लाभ हो ही जाता है, ठीक है। आगे चलते कहता है, क्या कह रहा है, कहाँ थे हम लोग, है ना। गुंजाइश पैदा होती है इस अर्थ में, जातिगत राजनीति में दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया में बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की गई है। पहले मतलब जो लो जाति वाले होते थे, निचली जाति कहे जाते थे, आज क्या है, वो अपने स्तर पर आ चुके हैं, समान हो चुके हैं। हाँ, अभी पूरी तरह नहीं हो चुके, भेदभाव आज भी है, आर्थिक स्थिति उनका आज भी कमजोर है, उन्हें उन पर आज भी कदम उठाना चाहिए, कुछ नए संधियां लानी चाहिए, समझौते आने चाहिए, है ना, प्रोजेक्ट लाने चाहिए उसके लिए। तो ये कह रहा है कि लेकिन अब क्या है, अपने बात को वो सामने अब ला सकते हैं, समझ रहे हैं ना, वो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है, अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। सिर्फ हम जाति के आधार पर बल देते रहें तो क्या सब कुछ हो जाएगा, नहीं। हमें कृषि देखना है, सड़कें देखनी है ना, विद्यालय देखना है, साफ सफाई देखना है ना, पोल्यूशन देखना है, तो हर चीज़ पर हमको बात करना है। ये नहीं कि सिर्फ हम जाति के आधार पर चुनाव करते जाएं, या फिर फलाने जाति का समर्थन करते रहें या फलाने जाति का विरोध करते रहें, उन्हें दबाते रहें, तो ऐसा चलेगा नहीं, है ना। हमें हर क्षेत्र पर काम करना है, वही कहने का मतलब वो यहाँ पर है, ठीक है। वो क्या है, नुकसानदेह हो सकता है राजनीतिक पार्टी के लिए और समाज के लिए भी। आगे कहता है, जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित जाति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। मतलब सिर्फ जाति हम करते रहेंगे तो क्या होगा, जो गरीबी का माहौल होता है ना, कुछ कुछ क्षेत्रों में डेवलपमेंट का जो बात होता है, जो करप्शन का जो बात होता है, ये सारे मुद्दे दबने लगते हैं, है ना, ये सारे मुद्दे छुपने लगते हैं। इससे ऊपर लाने का जरूरत है हमें, है ना। कह रहा है, कई बार जातिवाद
तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है, यही कह रहा है। कभी कभी हमने देखा राजस्थान में, है ना, मध्य प्रदेश में देखा हमने, साउथ में, साउथ का केस मुझे याद नहीं आ रहा, बट राजस्थान का, पंजाब में, पंजाबी देखा जाता है ना, इधर उत्तर प्रदेश बिहार में देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपसी जातिवाद हो जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्थान का केस मैंने बहुत सुना है, हरियाणा में सुना है कि कोई फलाने जाति वाले जो दलित वालों के साथ भेदभाव किए हैं ना, उनको मारे हैं, उनके साथ ये मिसबिहेव किए हैं, उनका मूल अधिकार दबाए हैं, है ना, उनको विद्यालय में एडमिशन नहीं मिला, उनके लिए मतलब ब्लॉक स्तर पर जो उनके ज़मीन का विवाद है उसको सुलझाया नहीं जा रहा, पुलिस वालों का कार्रवाई ठीक से नहीं हो पा रही, तो ऐसे ऐसे विवाद सुनने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ खत्म, चलिए धन्यवाद, किसी तरह खत्म हुआ। एक सेक्शन बचा हुआ, एक सेक्शन क्या है, यहाँ भी एक क्या है, एक छोटा सा रंग भेद है। ये रंग भेद क्या है, देखिए, एपैथर्ड एक्चुअली इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, एपैथर्ड। ये क्या था, एक तरह का मतलब कानून था, एक तरह का रूल था। इसके अंतर्गत क्या होता था, जो गोरे लोग होते थे उनके लिए अच्छे अच्छे अधिकार थे, और उनके लिए अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं थे, हॉस्पिटल थे, स्कूल्स थे, सड़कें बनाए गए थी। लेकिन जो काले लोग थे या फिर जो कलरफुल कलर्ड लोग माने जाते थे, जैसे हम लोग भारतीय लोग हैं ना, अफ्रीका ले जाए गए थे, यूरोप ले, हम लोगों के साथ क्या होता था, भेदभाव किया जाता था। तो इसी को कहते हैं, एक तरह का वो कानून रूल बना दिया गया था। साफ लिखा जाता था कि इस एरिया में कुत्ते और काले लोगों की एंट्री बंद है, यदि कोई आएगा तो खुलेआम उनको गोली मार दिया जाएगा। ऐसे समुद्र के बीच में लिखा जाता था, मार्केट में लिखा जाता, किसी क्लब में लिखा जाता था, रेस्टोरेंट में लिखा जाता था, है ना, फलाना मोहल्ला है वो गलियारा है, उसमें आप जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, के लिए आपको चलने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा, यदि आप काले हैं। गोरे के साथ ऐसा नहीं होता था, ऐसा ऐसा भेदभाव किया जाता था। उसी के बारे में कुछ ऐसा कोड दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए, कोई मतलब गटर में घुस करके कोई काम करने वाले कोई बंदे हैं, ठीक है, उन्हीं का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों चले जाते हैं जो विदेश, बोलते हैं पराई भाषा पहचाने और अजनबी पोशाक। अच्छा, ये थोड़ा सा पोएट्री टाइप का है, ठीक है, इसे पढ़िएगा, देखिएगा क्या क्या मुद्दे पर ये बात किया गया है ना, बहुत बड़ा पिक्चर है ये। जाति वही रंग भेद पर कोट किया हुआ ये, कि उस तरह मतलब भेदभाव दिखाया गया इस लाइन के द्वारा, मतलब समाज में क्या है भेदभाव, इस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया गया। ठीक है, तो आज का सेक्शन खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा बन गया, 4 पार्ट में हो गया। अब मैं डिसाइड कर लिया हूँ, एक दिन में 4 पेज में डील करूंगा। वो वीडियो 30 मिनट का बने, 25 मिनट का, 24 मिनट का या 40 मिनट का, मैं 4 पेज एक दिन में डील करूंगा। क्योंकि होता है कि कभी कभी पिक्चर को भी समझाना पड़ता है, कुछ साइड वाले जो कंटेंट होते हैं, जैसे कि ये सारे कंटेंट होते हैं, ये सारे जो कंटेंट होते हैं, इसे भी समझाने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, प्लस कुछ कुछ एग्जाम्पल देने के लिए भी वक्त लगते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, चैप्टर खत्म होता है। मैं काम करता हूँ, आज रात में ही मैं इसके क्वेश्चन से करवा दूंगा। एक रिक्वेस्ट, आप लोगों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके जिसे इसकी खास ज़रूरत है ना। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे स्कूल्स बंद हैं ना, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस है ये एनसीईआरटी, यूपीएससी हो, सर्विस सॉरी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, टीजीटी पीजीटीआई, यूजीसी नेट हो, है ना, सभी के लिए लाभदायक। टीचर्स के लिए, आप कमीशन के लिए तो बेस है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सब कुछ कराऊंगा, इसके चैप्टर खत्म कर दूं, पूरा बुक खत्म करने के बाद मैं समरी लेकर आऊँगा, समरी में एमसीक्यू लेकर आऊँगा, फिर मैं इंग्लिश में भी कराऊंगा, हर चीज़ में कराऊंगा। एक और बात मैं बता देता हूँ, अब मैं कैमरे पर आऊँगा, मैं मैथ्स लेकर आ रहा हूँ 10th क्लास का बेसिक पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करवाऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे कराऊँ, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी मैं लेकर आऊँगा। कुछ कैमरे का प्रॉब्लम चल रहा था, कैमरा हो रहा था तो लाइट का प्रॉब्लम तो कभी साउंड का प्रॉब्लम, ऐसा से दिक्कत हो रहा था। चलिए, कोई बात नहीं, फिर मिलता हूँ मैं। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहेगा। फिर मिलता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।